अच्छा, हम आज इस लेक्चर में करिकुलम को कवर करेंगे। करिकुलम जो है आपके टीजीटी के सिलेबस का एक मेन सब्जेक्ट है। इसमें 3 वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड भी किए थे कि 3 पोर्शन में करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस है क्या और इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये तीनों स्लाइड्स को जो है हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा, पहले करिकुलम को डिस्कस करेंगे। करिकुलम है क्या? क्योंकि इससे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आता है। वो ये है कि करिकुलम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड करियर मीन्स टू रनवे. The noun curriculum verbally translate is race course. Historically, the word curriculum has been used to describe the subject taught during the classical period of Greek civilization. Today, numerous definitions exist for the word curriculum. अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं ये बता दूं कि यहाँ पे जो मैंने बोल्ड किए हुए ना, ये आपके एमसीक्यूज से रिलेटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो करिकुलम से आएगा, और ये अक्सर रिपीट होने वाला एमसीक्यूज है कि लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ वो वर्ड कौन सा है? करियर। फिर ये ही एमसीक्यूज आ सकता है। डिफरेंट वर्ड्स आपको दे सकते हैं ऑप्शंस में, आपने इसको टिक लगाना है। अब दूसरा एमसीक्यूज किस तरीके का बन सकता है कि लैटिन वर्ड करियर से ड्राइव हुआ है, व्हाट इज इट्स मीनिंग? नीचे रनवे होगा, दूसरे भी और 3 वर्ड्स होंगे, तो आपने रनवे पे टिक लगाना है। उसमें रेस भी हो सकता है, इन कोर्स ऑफ स्टडी भी हो सकता है, लेकिन अक्सर जो है पीएससी के उसमें रनवे उसको कंसीडर करते हैं, तो रनवे याद रखें। अच्छा, ये करिकुलम जो होता है ना, ये पुराने ज़माने में उसको इस सेंस में अख़ज़ किया गया है कि ये एक ऐसी रनवे है जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक ऐसी पाथ, एक ऐसा सोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हमारे लर्नर्स जो हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेते हैं। अच्छा, इसकी ब्रॉडर जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे एक, क्योंकि इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, कर की डेफिनेशन मुख्तलिफ ऑथर्स की, वो आप याद कर लें, और एक ये भी आ सकता है। वो डेफिनेशन जो है ना, आप लोग मेन जो डेफिनेशंस हैं 1-2 देख लिया करें, क्योंकि अक्सर कुछ डेफिनेशन भी देके उसका पूछते हैं कि किसने इसको डिफाइन, इस वर्डिंग में किसने डिफाइन किया है, नीचे उनके नाम दे देते हैं। तो 1-2 डेफिनेशन भी जो इम्पोर्टेंट है, 4-5 डेफिनेशन भी देख लिया करें। अच्छा, इसकी जो जो एक जनरल सी ब्रॉड सी डेफिनेशन है करिकुलम की, वो एवरीथिंग दैट हैपेंस इन रिलेशन टू द एजुकेशनल प्रोग्राम। मतलब प्रिसाइज डेफिनेशन जो है उसकी शॉर्ट वर्डिंग में वो ये है कि एजुकेशनल प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी चीजें वाक़ा होती हैं वो आपका करिकुलम है। चाहे वो हिडन करिकुलम हो, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, वो सारे जो है आपके करिकुलम में शामिल हुआ करती है, वो एक प्लेन ऑर्गेनाइज्ड वे में। अब ये साइड में एक जो पिक्चर शो हो रही है ना, ये करिकुलम ये नहीं होता कि जस्ट बुक्स जो हम टीचिंग करवाते हैं। इसमें जितने भी को करिकुलर एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं वो सभी सारी करिकुलम का हिस्सा होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है करिकुलम डेवलपमेंट। हमारा टॉपिक जो है करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस है। करिकुलम डेवलप कैसे करते हैं, इसका मतलब है क्या, हम उसको डिस्कस करेंगे। करिकुलम डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग, organizing, executing, and evaluating the learner's experiences on the basis of the needs, abilities, interests of learners, and on the basis of the nature of the society or community. अच्छा, याद रखिएगा, करिकुलम जो होता है, जब भी करिकुलम बनाते हैं तो उस वक्त कुछ चीजों का बहुत ख्याल रखना होता है। नंबर 1 तो फिलॉसफी ऑफ द नेशन, जिस नेशन के लिए करिकुलम कंस्ट्रक्ट किया जाता है, करिकुलम तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, उसके लिए उस नेशन की, उस कम्युनिटी की फिलॉसफी का ख्याल रखा जाता है कि उसकी फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी उसके कल्चर क्या है, उसकी नीड्स क्या है, लर्नर्स की नीड्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, लर्नर्स के इंटरेस्ट के मुताबिक है कि नहीं, सोसाइटी के मुताबिक है कि नहीं, उनके नॉर्म्स एंड वैल्यूज के मुताबिक, उनकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ को मीट करती है कि नहीं, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। उसी हिसाब से करिकुलम जो है वो डेवलप होता है। तो कह रहा है कि इसने ऐसे डिफाइन किया है कि सिलेक्टिंग, मुख्तलिफ कंटेंट को, प्लान्स को, एक्टिविटीज को सिलेक्ट करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करना, फिर उसके बाद एवेलुएट करना उन एक्सपीरियंसेस को। किस बेस पे? नीड बेस पे, कि क्या क्या हमें चाहिए, हमें जरूरत क्या है, किस चीज की जरूरत है, एबिलिटीज, और क्या क्या कैपेसिटीज है हमारे लर्नर्स। ऐसा तो नहीं है कि जो रखा है वो उनके अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं कि उनको लर्न कर सके। और
क्या वो करिकुलम जो बना हुआ है वो हमारे लर्नर्स के इंटरेस्ट के मुताबिक है कि नहीं, और सोसाइटी और कम्युनिटी की नेचर उनके नॉर्म्स वैल्यूज के मुताबिक है कि नहीं, वो सारी चीजें देखी जाती हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि लेक्चर को रिकॉर्ड करें। ऑलरेडी मैंने ये लेक्चर जो है यूट्यूब चैनल में अपलोड किए हुए हैं। आप यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। मैं जब भी लेक्चर अपलोड करता हूं उसको ग्रुप में शेयर भी करता हूं ताकि जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है उस तक भी पहुंच सके। अच्छा, आज के इस लेक्चर में आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स न्यू हैं, उनके लिए डेमो क्लास है। मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि पहले लेक्चर को यहीं पे 2-3 मिनट के लिए पॉज करते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट के वो स्टेप्स क्या हैं, कौन-कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं और जाके उसकी एवल्यूएशन वो डेवलपमेंट मुकम्मल होती है। टेलर जो होता है, टेलर ने इसको ऐसे डिफाइन किया था, इसे 5 स्टेप दिए थे, टेलर ने 4 दिए थे, लेकिन अक्सर जितने भी ये करिकुलम डेवलपर्स के वो प्रोपोनेंट्स हैं, उन्होंने सिचुएशन एनालिसिस को भी फर्स्ट स्टेप करा दी थी, जिसकी वजह से मैंने साइट इसको मेंशन किया, देखें। और जब भी कभी भी आप एवल्यूएशन करते हैं किसी भी चीज की इंप्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो आप ये मस्ट है कि आपने पहले सिचुएशन को एनालाइज करना है, नीड असेसमेंट करनी है, ताकि आपको पता चले कि स्वॉट एनालिसिस करना है, ताकि आपको पता चले कि वीकनेसेस क्या है और हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारे लर्नर्स के लिए क्या चीज, किस चीज की जरूरत है, हमारा किस टाइप का कंटेंट हमें यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना होगा ताकि हमारे लर्नर्स की नीड्स फुलफिल करें, हमारी सोसाइटी की नेचर के मुताबिक हो, नॉर्म्स एंड वैल्यूज के मुताबिक हो। जब आप सिचुएशन एनालिसिस करते हैं तो आपके सामने एक डेटा आता है, उस डेटा के मुताबिक जो है आपको वो सिचुएशन एनालिसिस आपको सब कुछ बता देती है कि तुम्हारी सोसाइटी की नेचर कैसी है, लर्नर्स का इंटरेस्ट कैसा है और लर्नर्स क्या चाहते हैं, उनकी नीड्स क्या है। उसी हिसाब से फिर आप क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। जब भी आप कोई चीज इंप्रूव करना चाहते हैं या कोई प्रोग्राम इनिशिएट करना चाहते हैं, पहली बात तो सिचुएशन एनालिसिस करते हैं। सिचुएशन एनालिसिस में जब आपके पास ये सारा डेटा आ जाता है, उसके बाद आप क्या करते हैं, एजुकेट ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करते हैं। जब आप एक टारगेट सेट नहीं करते तो आप कभी भी उस फिर वो एक बेमकसद सा है, एब्रप्ट फॉर्म में आप इधर जाएंगे उधर जाएंगे, पता नहीं चलेगा आपको कि आप जो कर रहे हैं वो आया आप मकसद तक पहुंच सकते कि नहीं। आपको पहले एक टारगेट सेट करना होगा। जैसे कि अभी टीजीटी की टेस्ट के लिए आप प्रिपरेशन करें, आपका एक टारगेट सेट है, उसको अचीव करने के लिए आप अभी तक दो में लगे हुए हैं। बगैर टारगेट के आप उसको अचीव ही नहीं कर सकते, फिर टारगेट ही नहीं है, फिर किस बात का वो। तो हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते आता है, उस बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स हमारी सोसाइटी की नेचर के मुताबिक होंगे, हमारी कम्युनिटी की फिलॉसफी के मुताबिक होंगे, लर्नर्स के इंटरेस्ट और नीड्स के मुताबिक होंगे, और एक हमारे पास टारगेट सेट होगा सिचुएशन एनालिसिस के बाद। ये सेकंड स्टेप है। अब जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं तो हम जाते हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्शन के लिए, कि हमारे पास अब ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमारे पास कौन से ऐसा कंटेंट, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए, कौन से ऐसे को करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए जो हम अपने करिकुलम में ऐड करें ताकि उनके थ्रू हमारे लर्नर्स उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। अब एक इसमें कंटेंट कोई इतना वो नहीं होता है कि ये एक वास्ट किस्म का वो होता है, इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, उनकी सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन करने के बाद ये सिलेक्शन जो है ऑब्जेक्टिव्स की बेस्ड होती है, उस ऑब्जेक्टिव्स की अचीव करने के लिए ये कंटेंट तो वैसे बहुत होता है, ये कंटेंट हमारे लिए सुटेबल है, इसको हम रखेंगे ताकि इसके थ्रू हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। अब उसमें भी बहुत ज्यादा कंटेंट पहले सिलेक्ट करते हैं, अब उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं कि भाई कौन सा किस टाइप किस लेवल में कौन सा कंटेंट रखा जाए। अब ये थर्ड स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, जहां पे आप एक्टिविटीज 3 क्लास के बच्चों के लिए या वो मैट्रिक क्लास के या इंटर क्लास के मास्टर लेवल के, अब उसमें किस टाइप के एक्टिविटीज हम रखें, उनकी बच्चों की लेवल, बच्चों की नेचर, बच्चों का इंटरेस्ट, हर लेवल के बच्चों का इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकता है और उनके एक्टिविटीज भी डिफरेंट हो सकती हैं ताकि वो उसमें इंटरेस्ट लेके वो परफॉर्म कर सकें। उसी हिसाब से प्रायोरिटाइज करके वो उसको ऑर्गेनाइज उसी हिसाब से करते हैं। एंड द लास्ट स्टेप जो है एवल्युएशन ऑफ द करिकुलम। जब ये सारा कुछ करते हैं उसके बाद एवल्युएशन भी लाजमी है, मस्ट है। एवल्युएशन क्यों करते हैं अब हम,
जो सिचुएशन एनालिसिस करने के बाद उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया था, आया कि जो हमने कंटेंट सिलेक्ट किया, फिर ऑर्गेनाइज किया और इम्प्लीमेंट किया, क्या ये कंटेंट, क्या ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए आप एवल्युएशन करते हैं। एवल्युएशन मैंने असेसमेंट, टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवल्युएशन, उस टॉपिक को भी मैंने थॉरली आपको लेक्चर दिया था। उसमें कहा था एवल्युएशन जो है टू जज वैल्यू एंड वर्थ। आप किसी भी चीज की, वो एक प्रोग्राम भी हो सकता है, वो एक लर्नर की भी आप एवल्युएशन कर सकते हैं। उस वक्त आप वर्थ एंड वैल्यू को जज करते हैं। क्यों जज करते हैं? क्योंकि आपने डिसीजन लेना होता है। डिसीजन किस बात पे? या तो आप उसको प्रमोट करते हैं या आप उसको डिमोट करते हैं, अगर लर्नर की बात हो। अगर किसी प्रोग्राम की बात हो, या तो आप उसकी इफेक्टिवनेस देखते हैं, अगर वो इफेक्टिव है तो उसको कंटिन्यू करते हैं, अगर इफेक्टिव नहीं है तो उसको डिसकंटिन्यू करते हैं वहीं पे ही। या वीकनेसेस जो आपके पास सामने फाइंड आउट होती है, उनको उन उसके ऊपर फीडबैक देते हैं, उस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसको फिर आगे चला लेते हैं। ये हैं स्टेप्स कि हम करिकुलम डेवलपमेंट को, स्टेप्स क्या हैं, किसके थ्रू, कौन सी स्टेप है जिसके थ्रू जाकर हम करिकुलम को डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड है इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, कि इसकी इंपॉर्टेंस है क्या। टू प्रोवाइड लर्निंग एक्सपीरियंस, एक एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हमने एक सेट किया था, उसके मुताबिक जो है हमें एक्टिविटीज, कंटेंट्स, रिसोर्सेज, जितनी भी चीजें हैं हमें उसके मुताबिक फराहम करनी होंगी ताकि उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। अच्छा, टू मेंटेन कंटिन्यूटी एंड सीक्वेंस ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, इसके थ्रू जो है हमें क्या कंटिन्यूटी, जो एक रब्त होना चाहिए, बीच में एक सीक्वेंस होनी चाहिए, वो मेंटेन रहती है। टू प्रोवाइड सुपरवाइज क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिसेस, ये जो है करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस में जब भी एवल्युएशन हम चीजें करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कितनी हमें उसके फीडबैक देते हैं, उसकी सुपरविजन करते हैं, आया इस सही ट्रैक पे, राइट डायरेक्शन पे है कि नहीं। राइट डायरेक्शन पे तो लाजमी सी बात है हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकेंगे। अगर राइट डायरेक्शन में नहीं है तो हम क्या ऐसे इकदाम कर सकते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके और हम इनको एरिडिकेट करते हैं जितने भी इश्यूज हैं और उसको राइट डायरेक्शन में शेप करते हैं। अच्छा, टू कोरिलेट थ्योरी विद प्रैक्टिस, उसको आपस में प्रैक्टिकल और जितने भी थ्योरेटिकल चीजें हम डिस्कस करते हैं करिकुलम में ऐड करते हैं, उन सबको कोरिलेट करते हैं आपस में, रिलेशन वो उसी हिसाब से। जब आप किसी 9 मैट्रिक की क्लास के बच्चे में कंटेंट ऐसा रखते हैं तो उसी के रिलेवेंट आपको प्रैक्टिकल एक्टिविटीज जो रखते हैं वो उसी के मुताबिक रखते होंगे। वो सारे जो है कोरिलेट करते हैं। ये करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस हमें उसकी एक इम्पोर्टेंस ये भी है। टू प्रोवाइड एनवायरनमेंट रिलेटेड टू लाइफ सिचुएशन, और ये एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो हमारी लाइफ सिचुएशन, जो एक नेचुरल सा एक एनवायरनमेंट, ताकि वो वहाँ बच्चे ग्रूमिंग करें और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो उनको इतना सा डिफिकल्टी फील ना करे कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में सर्व कर सके। फॉर कंटिन्यूअस एवल्युएशन, और ये कंटिन्यूअस एवल्युएशन इसको कहते हैं कि आपने स्टेप बाय स्टेप एवल्युएट करते रहना है, क्या हम राइट डायरेक्शन पे जा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं जा रहे हो तो कहाँ पे कौन सी खामी है उसको आपने दूर करना है और उसको राइट डायरेक्शन में लाना है। अच्छा, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो करिकुलम है ना, वो देखें, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है करिकुलम। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंटिन्यूअस प्रोसेस इस वजह से हमारी सोसाइटी जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो चेंज होती रहती है, डायनेमिक, वो मुख्तलिफ उसमें चेंज होती रहती है। जब आपकी कम्युनिटी चेंज होती है, जब आपकी सोसाइटी चेंज होती है, मॉडर्न वैल्यूज एड होती है, तो लाजमी सी बात है उसी हिसाब से आपका करिकुलम भी चेंज होना चाहिए, ताकि जो लर्नर जो हैं वो उनकी नीड्स जो हैं जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो उसको फुलफिल कर सके, उसके इंटरेस्ट के मुताबिक सिचुएशन को। इसी वजह से आपका करिकुलम जो है ना, कंटिन्यूअस एवल्युएशन मस्ट है। अभी हमारे पास पाकिस्तान में आउटडेटेड करिकुलम चल रहा है, ये इसी वजह से कि कंटिन्यूअस एवल्युएशन है ही नहीं। एक पुराना, अभी हमारी नीड्स हो सकता है डिफरेंट और हैं, डिफरेंट नीड्स हैं। अभी आपके पास चैट जीपीटी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी उसमें उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है और इतना वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। हमारे पास वही पुराना एक सिस्टम चल रहा है बुक्स का, ओल्ड बुक्स का, और उसका आईसीटी के ऊपर इतना वो नहीं है। क्यों नहीं है? वहीं हमने कंटिन्यूअस एवल्युएशन नहीं की है करिकुलम की। अगर कंटिन्यूअस एवल्युएशन करते तो हमें पता चलता कि हमारे बच्चे किस चीज की नीड है उनको, और उसके हिसाब से फिर हम उसको इनकॉर्पोरेट करते और हमारा करिकुलम एक अपडेटेड करिकुलम होता।
अच्छा नेक्स्ट, अब ये नीड असेसमेंट है क्या, जिसको हम सिचुएशन एनालिसिस भी कहते हैं। A need assessment provides the information to determine outcomes, educational objectives. ये need assessment जो है एक information आपको provide करती है जिसके थ्रू आप educational objectives को achieve करते हैं based on the factual foundation and learner need. वो वहीं किसके थ्रू, लर्नर्स की नीड और फाउंडेशन के बेस पे आप इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। A need assessment also provides baseline data to evaluate the achievements of intended outcomes. और ये एक आपको नीड असेसमेंट जो है आपको बेसलाइन प्रोवाइड करती है जो अचीवमेंट्स है और जो आपका आउटकम है उसको एवेलुएट करने के लिए। अच्छा उसके बाद जो है हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स थे कि किस तरीके से हम फॉर्मुलेट करते हैं। द फॉर्मुलेशन ऑफ करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स मेक्स द असिस्टेंस to the teacher to take decision about the sequence in which the material is to be presented to the students. हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स है ना ये एक डायरेक्शन सेट करते हैं और ये असिस्टेंस मदद प्रोवाइड करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं टीचर्स को टू टेक डिसीजन ताकि वो फैसला कर सकें कि किस तरीके से किस सीक्वेंस में मैं मटेरियल को अपने लर्नर्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंट कर सकूं। In different subjects, there are certain lesson plans and needs to be learned before the teaching and learning. डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट किस्म के लेसन प्लान बनाए जा सकते हैं, डिफरेंट उनके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से उनको टीचिंग करना होगा कि कौन सा कंटेंट उनको प्रोवाइड करें। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स की फॉर्मुलेशन में ना ब्लूम टेक्सोनॉमी, जो अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछा करते थे कि सर ब्लूम टेक्सोनॉमी है कि नहीं, वो यहाँ पे लाजमी, आप बगैर ब्लूम टेक्सोनॉमी के आप ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट नहीं कर सकते। जब भी आप ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करेंगे आप वहाँ कॉग्निटिव डोमेन कि उस बच्चे की नॉलेज के ऊपर भी असर होना चाहिए, अफेक्टिव डोमेन इमोशन को भी डील करे वो कंटेंट, एंड साइकोमोटर डोमेन और स्किल्स को भी डील करे। ब्लूम टेक्सोनॉमी के टच दे के तब फॉर्मुलेट करते हैं आप ऑब्जेक्टिव्स को। अच्छा उसके बाद सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। The subject matter or content is significant if it is selected and organized for the development of learning activities, skills, processes and attitude. सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है अगर ये सिलेक्ट और ऑर्गेनाइज इस तरीके से करें कि उनकी लर्निंग एक्टिविटीज, स्किल्स, प्रोसेस और एटीट्यूड जो है उसकी इंप्रूवमेंट कर सके। इट आल्सो डेवलप्स द थ्री डोमेन, ये तीन डोमेन जो है उसको उसकी मदद पे उसकी बेस पे डेवलप की जाती है ऑफ लर्निंग, नेमली कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, एंड कंसीडर द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द लर्नर। याद रखिएगा जो कंटेंट डाले जाते हैं ना, आप ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करते हो ब्लूम टेक्सोनॉमी के ऊपर जो थ्री डोमेन्स हैं, लाजमी सी बात है आपका कंटेंट भी तीनों डोमेन्स को कैटर करे, तीनों डोमेन्स पे मुश्तमिल हो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सारी बस रटी रटाई चीजें जो नॉलेज कहलाती है सिर्फ वही क्लासिफिकेशन वाला नहीं होना चाहिए, कुछ कॉम्प्रिहेंशन वाली चीजें भी होनी चाहिए और कुछ आपके इमोशंस को डील करे ऐसी चीजें भी होनी चाहिए, कुछ आपके स्किल्स को वो करे उस ऐसी। अब स्किल्स के लिए तो आपके जितने भी एक्टिविटीज होती है वो इसी वजह से एक्टिविटीज रखते हैं, मॉडल, लेसन प्लान, जितनी भी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना करिकुलम में ब्लूम टेक्सोनॉमी के बेस पे आपके ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट होते हैं। तो आप उस ऑब्जेक्टिव्स के लिए जब ब्लूम टेक्सोनॉमी की बेस पे आपको कंटेंट सिलेक्शन नहीं करोगे तीनों कैटेगरीज के हिसाब से, तो फिर वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे, तो फिर ये एक प्रोसेस उसमें बीच में वो कनेक्टिविटी नहीं रही। इसलिए इन डोमेन्स को बेस बना के उसी हिसाब से हमें कंटेंट को सिलेक्शन करना होगा। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। In the process of organization of curriculum, it should preserve both logic and subject matter and psychological sequence of the learning experiences. जब आप कंटेंट आप सिलेक्शन करते हैं तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन उसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सी लॉजिक, क्या रीजंस हैं, किस तरीके से कौन सा टॉपिक कहाँ रखना है, कैसे रखना है, किस लेवल में क्या रखना है, साइकोलॉजिकल सीक्वेंस भी आपके लर्नर लिए लर्नर की नीड के मुताबिक, उसके इंटरेस्ट के मुताबिक, उसके लेवल के मुताबिक उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। फॉर मोर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बोथ ऑफ देम नीड्स टू बी कंसीडर्ड। all learn effectively by some method, some learn more effectively by some method। मतलब आपने हर चीज को मद्देनजर रखना है जब ऑर्गेनाइज करोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कुछ स्टूडेंट किसी और मेथड से उस चीज को सीखते हैं और कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो एक मेथड से बहुत बेस्ट डिलीवर हो सकता है, आप उसके लिए कोई दूसरा मेथड वो उसके लिए प्रेफर नहीं कर सकते क्योंकि वो कंटेंट ही ऐसा है कि वो उसी मेथड को ही सूट करता है। तो आपने ये सारी चीजें देख के उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज करना है। अच्छा एवेल्युएशन ऑफ करिकुलम।
करिकुलम इवैल्यूएशन इज एन एसेंशियल फेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है करिकुलम इवैल्यूएशन जो है डेवलपमेंट का। थ्रू इवैल्यूएशन, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अब फैकल्टी डिस्कवर्स वेदर अ करिकुलम इज फुलफिलिंग इट्स पर्पसेस एंड वेदर स्टूडेंट्स आर जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए थे उस टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं कि नहीं, और जो लर्निंग which the planned course programs, learning activities and opportunities as expressed in the formal curriculum actually produce the expected results. If carried out effectively, this process can enable decisions to be made about improvement and further progress. ये याद रखें, लास्ट में जो दो वर्ड है ना, improvement and further progress। जब आप फॉर्मेटिव, अब ये एवेल्युएशन जो है इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फॉर्मेटिव करोगे तो लाजमी सी बात है उसकी इंप्रूवमेंट की बात करोगे, फीडबैक देंगे और प्रोसेस के दौरान करोगे। समेटिव में आप एंड में चेक करेंगे और उस प्रोडक्ट को कितना इफेक्टिव है। तो इसके फिर फर्दर कैटेगरीज है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मॉडल्स ऑफ करिकुलम। अच्छा, ये करिकुलम के कुछ मॉडल्स हैं। चार मॉडल्स जो हैं वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होते हैं। इसमें दो और भी हैं जो मैंने रिसेंटली ऐड किए हैं। ये इस वजह से ऐड किया है ना कि आप लोगों को एमसीक्यूज में ये पूछे जा सकते हैं कि इस मॉडल की कितनी स्टेप्स हैं, किस तरीके के एमसीक्यूज आ सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। टेलर मॉडल के कितने स्टेप्स हैं, आपसे ये पहला ये एमसीक्यूज आ सकता है। और टेलर मॉडल कब पेश किया उसने, और दूसरा इसके आगे हम टेलर मॉडल को डिस्कस करेंगे, मैं बता दूंगा टेलर मॉडल को कौन सा मॉडल, रेशनल नीचे एक वर्ड है उसके साथ फिक्स है, वो हम नहीं याद करना है, वो पूछते हैं। तो ये चीजें याद करनी। अच्छा, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल से जो एमसीक्यूज आएगा, हु डेवलप्ड एन इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ये मैंने क्वेश्चन बोल्ड करके इस वजह से बनाया है कि ये वाहिद हिल्डा टाबा है जिसने इंटरेक्टिव मॉडल दिया है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग मैंने आपको बता दिया था। इंडक्टिव सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जितने भी स्पेसिफिक टू जनरल। जब आप वो इस तरह की चीजों को लेके जाते हैं ना, इजी से मुश्किल की तरफ, आसान से मुश्किल की तरफ, जो मैक्सिम्स जो हम पेश करते हैं, डिस्कस करते हैं, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, वो इंडक्टिव मेथड कहलाते हैं। हिल्डा टाबा का वाहिद मॉडल है जो इंडक्टिव मेथड है। तो ये एमसीक्यूज कई बार रिपीट हुआ है, इस वजह से मैंने इसको हिल्डा टाबा को भी बोल्ड किया है और उस क्वेश्चन को भी बोल्ड किया। जी जी, बोले। इंडक्टिव याद रखें, इसमें कंफ्यूजन, अगर आप लोगों को ये कंफ्यूजन ये होती है ना, उल्टा कर देते हैं, क्योंकि डिडक्टिव में इसका अपोजिट ही होता है। डिडक्टिव याद रखें डिडक्शन से निकला है। आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ वो डिडक्ट करते हुए स्पेसिफिक की तरफ आते हैं। इंडक्टिव में आप स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं और आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं। कंक्रीट चीजें इजी होती है क्योंकि आपके जितनी भी चीजें इर्द गिर्द आपके एग्जिस्ट करती है वो कंक्रीट है। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स को कहते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, इनटेंजिबल होती है। तो इंडक्टिव वो होती है जो आसान से मुश्किल की तरफ, स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ, और जितने भी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है ना वो। और हेल्डा टाबा का मॉडल वाहिद मॉडल है जो इंडक्टिव मॉडल है, और ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है पीएससी का। डिडक्टिव में सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं ना, किसमें ये स्टेप्स याद रखने हैं। हेल्डा टाबा के मॉडल में 7 स्टेप्स हैं, इंडक्टिव मॉडल है। ये जो सामने देखे ना, इंडक्टिव मॉडल, हेल्डा टाबा का मॉडल जो इंडक्टिव है, सामने जो पिक्चर है ना, वो पिक्चर बता रही है आप लोगों को। इंडक्टिव हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जा रहा है, वो पिक्चर ही शो कर रही है। अच्छा, इसमें 7 स्टेप्स हैं और तकरीबन जितने भी मॉडल्स हैं ना उसमें तकरीबन स्टेप्स सेम हुआ करती हैं। कुछ में 5 है, कुछ में 6 है, कुछ में 7 है। आपने ये चीजें याद रखनी है। और इंडक्टिव मॉडल हिल्डा टाबा के बाकी जो है वो डिडक्टिव हैं, वो याद रखें। और इंडक्टिव मॉडल हिल्डा टाबा का सिर्फ वाहिद मॉडल है, इस वजह से यही एमसीक्यूज अक्सर पूछा करते हैं। अच्छा, इसके ये स्टेप्स याद रखें, हिल्डा टाबा के 7 स्टेप्स हैं। उसके बाद टेलर मॉडल है, उसमें 4 स्टेप्स हैं। स्टेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, उसके बाद लर्निंग एक्सपीरियंस की सिलेक्शन होती है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको एवेलुएट करते हैं। अच्छा, उसके बाद
ओलिविया मॉडल है, उसमें क्या है, अब ये याद रखें, ये टेलर में मैंने ऊपर जो मैंने डिस्क्रिप्शन दी उसमें देखें, द टेलर मॉडल विच इज आल्सो नोन एज टेलर्स रेशनल, ये वर्ड याद रखें, ये एमसीक्यूज के लिए आ सकता है, इज अ मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द टेलर, इट इज फोकस्ड on the idea that the purpose of education is to uplift learning that is useful as well as meaningful to learners. ये टेलर्स रीजनल याद रखें एमसीक्यूज के लिए, और उसके कितने स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं ये मॉडल, टेलर मॉडल के, ये पॉइंट्स आप एमसीक्यूज के लिए याद रखें। ओलिवा मॉडल जो है उसमें आप क्या याद रखेंगे, जो नीचे यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए ना उसमें देखें, ओलिविया मॉडल इज लीनियर, आपने इसके अंदर उसमें अभी डिटेल में जाएंगे तो इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं, हमारे 2-3 घंटे इसी में लगेंगे। आपने एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट से ओरिएंटेड जो टीजीटी की टेस्ट से ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है, आपने याद रखना ओलिवा मॉडल जो है लीनियर मॉडल है, डिडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मॉडल है एंड प्रेस्क्रिप्टिव मॉडल है, ये याद रखें, ये 3 पॉइंट्स आपके याद रखें एमसीक्यूज के लिए, ओलिविया मॉडल से ये आ सकते हैं। फिर उसके बाद सिप मॉडल है, सिप मॉडल CIPP, सी मींस कंटेंट एवल्यूएशन, कंटेंट को कहते हैं। ओलिवा मॉडल दोबारा बता दें। किसका? ओलिवा मॉडल जो है उसमें 3 मेन पॉइंट्स हैं, ओलिवा मॉडल इज लीनियर, ओलिवा मॉडल इज डिडक्टिव, ओलिवा मॉडल इज प्रेस्क्रिप्टिव, ये 3 प्रेस्क्रिप्टिव, डिडक्टिव, लीनियर, ये ओलिवा मॉडल है। ये इसको अगर आए ओलिवा मॉडल डिडक्टिव है, इंडक्टिव है पूछे तो डिडक्टिव है, क्योंकि इंडक्टिव वाहिद मैंने नहीं है क्या? किसकी? यही जो मॉडल है सर ओलिवा, किसकी टाइप नहीं है सर? अभी जो पढ़ा रहे हैं ओलिवा मॉडल के कोई टाइप्स नहीं है? टाइप्स, मॉडल के भी टाइप्स होते हैं, करिकुलम के टाइप्स हैं, स्टेप्स होते हैं ना सर, स्टेप्स ये जो मैं बता रहा हूँ ना एमसीक्यूज के लिए, जो मैं अगर आपको बता दूं ओलिविया मॉडल के ऊपर ही एक क्लास होगी, लेकिन वो बेकार होगा कि आपका कंटेंट जो मेन चीजें पीछे अभी आने वाली हैं वो सारी रह जाएंगी। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना वो चीजें नोट करें उसको। अब स्टेप्स भी हैं तो उसमें कौन सा आप एक दफा सर्च करें, गो थ्रू करें, 3-4 स्टेप्स होंगे वो आपने देखने हैं। अब उसमें एक चीज ये है ना, जो मेन एमसीक्यूज आते हैं ओलिवा मॉडल से उसका लीनियर है, डिडक्टिव है, प्रेस्क्रिप्टिव है, ये चीजें याद रखें। जो मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ ना वो आपकी टेस्ट से ओरिएंटेड, वरना मटेरियल बहुत ज्यादा है करिकुलम का, इसी उसके ऊपर एक लेक्चर हो सकता है, तो टेस्ट से ओरिएंटेड आप उसी हिसाब से जाना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाए। टीजीटी के स्टूडेंट्स को मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने जस्ट कंसेप्ट क्लियर करना है कि अच्छा एल्डा टाबा का मॉडल जो है ये इंडक्टिव है, अच्छा इसमें 7 स्टेप्स हैं, अच्छा डायग्नोसिस से लेके यहाँ तक पहुंच जाते हैं, बस काफी है, खत्म है कहानी यहाँ। अच्छा टेलर मॉडल, रीजनल मॉडल भी कहते हैं इसको, ये आप अभी एमसीक्यूज के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि आपके पास कंटेंट कुछ ज्यादा है और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले उनको कवर करें। आप आराम से कवर करने के बाद टेस्ट अगर डिले हो जाते हैं, आराम से बैठ के फिर उनके टाइप्स और उसके अंदर घुस जाए, वरना इतना उनके पास वो नहीं कि ऑलरेडी इतना कंटेंट छोड़ के किसी मॉडल के अंदर जाके टाइप्स से नहीं देंगे आपको। ऑलरेडी मॉडल्स इतने पड़े हुए हैं, किसी मॉडल का नाम पूछ सकते हैं, इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, रेशनल के रेशनल, टेलर रेशनल किसको कहते हैं, या उसके नीचे ऑप्शन में ये चीजें रखेंगे। डिटेल में इतना मॉडल के अंदर आप इसमें पीएचडी थोड़ी है तो वो ये चेक नहीं करते हैं, तो इस हिसाब से टेस्ट ओरिएंटेड, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, ये स्मार्ट स्टडी होती है ना, ये इसी को कहते हैं, वो उसको तो हार्ड वर्क कहते हैं। जो आप एक इस तरह पढ़ोगे ना करिकुलम, 3 महीने में बड़ी मुश्किल से आपका करिकुलम मुकम्मल होगा, क्योंकि करिकुलम के अंदर बहुत इतनी चीजें हैं, फिर बड़ी मुश्किल से वहीं कवर करोगे। अच्छा नेक्स्ट जो है ओलिवा मॉडल के बाद जो है सिप मॉडल, उसमें सी फॉर कंटेंट, आई फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेस एंड P फॉर प्रोडक्ट। अब इसमें कंटेंट जो है उसमें हम पे वो उसने ये दिया है कि नीड्स जो है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स जो है, प्रॉब्लम जो है, बैकग्राउंड, वो कंटेंट उसी हिसाब से कंटेंट सिलेक्शन। उसके बाद इनपुट में क्या करते हैं, वो जो कंटेंट सिलेक्शन किया है उस पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्ट्रेटजीज, प्लान्स, बजट्स, कवरेज, रिसर्च वगैरह करके स्टेक होल्डर किसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना होगा वो सारी चीजें इनपुट में करते हैं। फिर प्रोसेस में क्या करते हैं, जितने भी एक्शंस वो लेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, डेवलप करेंगे, मॉनिटर और फीडबैक देंगे। प्रोडक्ट एवेल्युएशन में ये लास्ट में जो इफेक्टिवनेस चेक करेंगे, ट्रांसपेरेंसी चेक करेंगे, यानी आया ये इसका कोई इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं, वो ये फायदेमंद है कि नहीं, कितना फायदेमंद है, ये चीजें लास्ट में प्रोडक्ट में चेक करेंगे। इतना काफी है। उसके कितने स्टेप्स हैं ये याद रखने, सिप मॉडल में 4 स्टेप्स हैं। अच्छा व्हीलर मॉडल में कितने स्टेप्स हैं, 5 हैं, लेकिन ये
आप जब भी इस तरह का वो व्हील शक्ल में, इस वजह से इसका नाम व्हीलर मॉडल, और इसी तरीके से अब ये स्टेप्स भी देखें ना, सेम वही है जो हिल्डा टाबा के मॉडल में, तकरीबन जो टेलर के मॉडल में। तो आप उनको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इन्होंने अपने अपने मॉडल्स पेश किए हैं, चीजें वही हैं। किसी ने एम्स ऑब्जेक्टिव्स को ऐड किया है, किसी ने उसको स्किप करके 4 स्टेप्स रखा है, किसी ने सिचुएशन एनालिसिस को ऐड किया है। आपने उसी हिसाब से उसको इजी लेके समझना है बस। व्हीलर मॉडल में भी सेम ऑब्जेक्टिव्स पहले वो सेट करेगा, उसके बाद सिलेक्शन करेगा लर्निंग एक्सपीरियंसेस की, उसकी उसी हिसाब से कंटेंट को सिलेक्ट करेगा, फिर उनको ऑर्गेनाइज करेगा, लास्ट में एवल्युएशन करेगा। अच्छा, इनके बारे में अगर अभी तक जो स्लाइड चल रही थी, जो लेक्चर हुआ, उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछे ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड उस वक्त तक ओपन कर लूं। मजा आया सर, आज आपका लेक्चर सुन के बहुत ही मजा आया।